हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वैसे आज का लेक्चर तो आप लोग अभी स्क्रीन पर लगे थंबनेल को देखकर ही समझ रहे होंगे कि आज भी सॉलिड स्टेट का रिवीजन होगा। तो चलिए बिना किसी देर के किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले है हमारा सॉलिड। सॉलिड आखिर है क्या? तो देखिए सॉलिड है क्या। दो दो सॉलिड सब्सटेंसेस। क्या? दो सॉलिड सब्सटेंसेस विच हैव डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप। यहाँ शेप होगा एंड डिफिनिट शेप आर नोन एज सॉलिड। ठीक है। और उसके और एग्जांपल तो आप लोग जानते हैं, वुड है, लकड़ी, स्टोन। यानी कि सॉलिड क्या है? ठोस। वैसा कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग दबा ना सके, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज ना कर सके। ठीक है। तो सॉलिड कहते हैं। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या, रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। क्या? रिजिडिटी यानी कि कठोर हो और जिसको हम लोग दबा ना सके, दबा भी नहीं सकेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? डिफिनिट वॉल्यूम हो और डिफिनिट शेप। ठीक। फिर क्या? हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। उसमें बहुत ही हाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा हो। इंटरमोलिकुलर वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या? वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है। और हाई डेंसिटी। ठीक है। वैसे ये आपका फ्रंट है। ठीक है। इसको आप लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट है। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। आगे देखिए क्या टाइप ऑफ सॉलिड कितने टाइप के। सॉलिड जो है आप लोग जैसे कि फोटो में भी देख रहे हैं, सॉलिड है दो टाइप। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर है क्या। तो दो सॉलिड विच हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। दो ये ठीक है। पहला रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि एटम, आयंस एंड मोलिक्यूल्स जो है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर अरेंज रेगुलर पैटर्न, यानी किसी रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। एंड विच हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, उसका भी कोई ज्योमेट्री आकृति हो, डिफरेंट हो। ठीक है। वैसे सच टाइप ऑफ सॉलिड आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ठीक है। आप लोग अगर फिगर में देख रहे हैं, देखिए इसका अगर देखा जाए तो इसका जो शेप है ना, पैटर्न भी सेम है। ठीक है। देखिए अगर ऐसे देखा जाए तो ये देखिए इक्वल है, अगर ऐसे भी देखा जाए तो इक्वल है। ठीक है। जबकि एमोर्फस और इसको ट्रू सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे एमोर्फस सॉलिड। आगे है क्या एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। तो एमोर्फस सॉलिड क्या है देखिएगा, दो सॉलिड विच हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। यहाँ भी है। ठीक है। रिजिडिटी हो और इनकम्प्रेसिबिलिटी हो। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि एटम एंड molecules, atoms and molecules are not arranged in regular pattern and which doesn't have definite geometrical shape. Such type of solid is known as amorphous solid। ये देखिए ये भी सॉलिड ही है। ठीक है। एग्जांपल इसका रबर, प्लास्टिक, ग्लास सॉलिड ही है, लेकिन इसका ये ना तो कोई फिक्स शेप में ये अरेंज है
ठीक है। और इसको अगर दबाइएगा तो यह कुछ दबेगा, ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं दबेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग दो फिगर देख रहे हैं, ऐसे आप क्लास में भी इस फिगर को तो जानते ही होंगे। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर ये, ठीक है। और यहाँ जो देखिए एक लड़की है जिसके पीछे टायर है। टायर जो होता है ना रबर का बना हुआ है और ये एमोर्फस सॉलिड का है, ठीक है। यानी कि टायर को अगर आप दबाइएगा तो वो दबेगा, कंप्लीट तो नहीं दबेगा लेकिन कुछ दबेगा, इसलिए इसको एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अब क्या डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो डिफरेंस क्या है आप लोग इतना देर में जान गए होंगे, जो भी समझे क्या है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है ना कंसिस्टेंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर पैटर्न में होता है। क्या होता है? रेगुलर पैटर्न में अरेंज क्या होता है? कंसिस्टेंट पार्टिकल को रेगुलर पैटर्न में अरेंज क्या होता है, ठीक। और देखिएगा जबकि एमोर्फस सॉलिड इन रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, यानी कि शार्प होता है, उसका एग्जैक्ट होता है। यानी कि जैसे किसी भी का है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वह जब तक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं पहुंचता है तब तक वह न तो मेल्ट होगा न तो बॉयल होगा। जबकि एमोर्फस सॉलिड का शार्प नहीं होता, वह 98 है तो वो 96 भी अगर पहुंचा तो वह स्टार्ट होने लगता है बॉइलिंग या मेल्टिंग, ठीक है। ये होता है शार्प और नोज। और फिर इसके आगे देखिएगा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है ना डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है। जबकि एमोर्फस सॉलिड का इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि इट हैज अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो जो होता है ना आप लोग यूज करते होंगे वर्ड, इसको फॉल्स ही कहा जाता है, ठीक है। और देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। और एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। और एक खास चीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होता है, एनिसोट्रोपिक होता है, जबकि ये आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। क्या होता है? आइसोट्रोपिक होता है। आखिर क्या है एनिसोट्रोपिक क्या है और आइसोट्रोपिक क्या है? जैसे कि आप लोग अभी देखिएगा, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे भी थे एनिसोट्रोपिक क्या होता है। देखिए इसका हर एक डायरेक्शन में फिक्स है, ये देखिए ऐसे है, ऐसे ही है टोटल में, ये हो गया एनिसोट्रोपिक। देखिए जबकि इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यह एनिसोट्रोपिक हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट यहाँ देखिएगा क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 प्रकार होते हैं। आप लोग भी जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ये 2022 का जो है ना बिहार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और चौथा है मेटालिक सॉलिड, ठीक है। देखिए आप लोग स्ट्रक्चर को देख के भी कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए आयोनिक सॉलिड में एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये दो आयंस के बीच में बनता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा ब्राइट आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्या आयोनिक सॉलिड? आयोनिक सॉलिड है क्या?
आयोनिक सॉलिड जो होता है ना उसका कंस्टिट्यूशन यानी कि आयोनिक सॉलिड बना किससे होता है, तो आयन से। ठीक, आयोनिक सॉलिड आयन से बना हुआ होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके आगे देखिए जाए तो यह जो होता है ना बनता जो है इसके बीच में कौन सा फोर्स यानी कौन सा बल ये दोनों के दो आयंस को ये करके रखता है। ठीक है, बाइंड करके रखता है, तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एग्जांपल तो आप लोग जानते होंगे NaCl KCl, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस, देखिए यहाँ भी है Na प्लस और Cl माइनस दो मिल के बनता है। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आयोनिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, यानी कि ये हार्ड होगा। ठीक है, और क्या इन सॉलिड स्टेट इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, यानी कि जब आयोनिक सॉलिड जो है आयोनिक सॉलिड स्टेट में रहेगा तब वो इंसुलेटर का काम करेगा, जबकि वो जब उसको मोल्ट कर दीजिएगा तब वो कंडक्टर बन जाएगा। जैसे NaCl में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा ना तो नहीं होगा, वही NaCl को अगर पानी में डाल दीजिए और तब इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए तब पास हो जाएगा। ठीक है, यही है। ठीक, उसके आगे देखिए, इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या होता है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसको, तो आयोनिक सॉलिड को। ठीक है, और यह पानी में इनसोल्यूबल, जनरली इनसोल्यूबल ही होता है। यह सोल्यूबल होता है, यह मिस्टेक है। ठीक है, सोल्यूबल होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनिक सॉलिड आप लोग को समझ में आ गया होगा, आया है तो फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड आखिर बना किस चीज़ से, तो है मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूलर सॉलिड इज मेड ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाई यूज होता है, तो पहला डिस्पर्सन फोर्स जिसको आप लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन फोर्स भी। ठीक है, दूसरा डायपोल अट्रैक्शन, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और देखिए मोलिक्यूलर सॉलिड का जो है ना 3 पार्ट होता है। मोलिक्यूलर सॉलिड का 3 पार्ट होता है। पहला नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी यह किस चीज़ से बना हुआ है, तो तीनों में आप लोग सेम देखिएगा, मोलिक्यूल्स, यानी कि मोलिक्यूलर सॉलिड का पार्ट है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर यह कहें तो तीनों बना हुआ है मोलिक्यूल्स से। ठीक है, अब किसमें कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, तो देखिए नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में डायपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड अप्लाइड होता है। ठीक है, और उसके आगे देखा जाए तो देखिए एग्जांपल है, तो एग्जांपल भी दिया गया है। नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है N2H2I2 सॉलिड में। ठीक है, जबकि पोलर मोलिक्यूलर का तो SO2HCl सॉलिड HCl। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आइस। ठीक है, यानी कि H2O। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोग को इतना भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, आखिर है क्या प्रॉपर्टीज। चलिए आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज है ना, देखिएगा प्रॉपर्टीज क्या, सॉफ्ट इन नेचर, यह बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है।
या सॉफ्ट होता है। और दूसरा चीज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। इंसोल्यूबल इन वाटर, क्या होता है, इंसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और आगे अगर देखा जाए लो डेंसिटी और बैड कंडक्टर या बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जबकि आयोनिक सॉलिड जो हम लोग देखे वो क्या होता है, आयोनिक क्या होता है, गुड कंडक्टर कब, इन मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए क्या है, यहाँ क्या, और तीसरा कोवेलेंट सॉलिड। आखिर है क्या कोवेलेंट सॉलिड? कोवेलेंट सॉलिड बना किससे, एटम से। कोवेलेंट सॉलिड एटम से बना हुआ है और इसमें जो फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एग्जांपल है इसका देख रहे हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, C60 है यानी कि बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। जैसे कि आप लोग नीचे डायग्राम में भी देख रहे हैं डायमंड, ठीक है। इसका मेन जो है एग्जांपल डायमंड है और इसको नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ लगभग नेटवर्क ही आपको देखने को मिलेगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखिए, और अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, पहले प्रॉपर्टीज जानते हैं। यह बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड को आप जो है ना दबाने का प्रयास कीजिएगा, कितना भी प्रेस करने का प्रयास कीजिएगा नहीं हो। जैसे ये सब पेन है, इसको अगर प्रेस कीजिएगा, अधिक जोर लगाइएगा तो यह तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जबकि डायमंड जो है नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यह है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना, कोवेलेंट सॉलिड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्ट होता है, ग्रेफाइट, इसको याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। क्यों है, इसके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई। चौथा इनसोल्यूबल इन वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़े रहते हैं, देखते हैं क्या अगले स्लाइड में क्या एक फोटो है। चलिए देखिए इसमें क्या डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिफरेंस है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं आखिर क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें 4 ये ऐसे करके होता है, ठीक। एक कार्बन जो है वो 4 इससे होता है कनेक्ट, जबकि ग्रेफाइट में 3 ही, ठीक है। यानी कि देखिए ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 कार्बन एटम, ठीक है, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का आप डिफिनेशन भी कीजिएगा तो क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब चारों इलेक्ट्रॉन बाइंड है एक दूसरे से, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बाइंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है डायमंड को बैड कंडक्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये यही आप देखिएगा ग्रेफाइट, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम, यानी कि 3 अदर कार्बन एटम, यानी कि 3 ही कार्बन एटम के साथ बाइंड है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देयरफॉर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्ट्रक्चर भी देखिएगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप 1 मिनट जूम करते हैं, आप लोग को भी अच्छे से
दिखाई दे देगा। देखिए यहाँ देखिए ये है डायमंड। डायमंड का जो है देखिए यहाँ लगभग चारों बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4, इसी सबका 4 बॉन्ड बना हुआ है। जबकि यहाँ क्या 3 है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और इसमें जो है ना ग्रेफाइट का जैसे पेंसिल वंसिल लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल का लीड जो होता है ब्लैक कलर का अंदर में जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। लेकिन ग्रेफाइट का जो ये है ना लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, वह जॉइंट नहीं रहता है, इसलिए एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग बढ़िएगा तो देखिए ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब क्या है मेटालिक सॉलिड। क्या है मेटालिक सॉलिड। आखिर मेटालिक सॉलिड है क्या? तो यह जो बना हुआ है मेटल पॉजिटिव आयन से। किससे बना हुआ है? मेटल पॉजिटिव आयन से। किस चीज़ से बना हुआ है? मेटल पॉजिटिव आयन और कैटायन से, ठीक है। और ये देखिए ये टोटल पॉजिटिव आयन है, प्लस ये भी प्लस, आपको लगभग प्लस ही एक दूसरे से कनेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड फोर्स यूज होता है? तो मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की सहायता से यानी कि कोई भी मेटल पॉजिटिव आयन और कैटायन एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहता है। एग्जांपल इसका जैसे कॉपर Cu Ag Au, ठीक है, ये सब है इसका एग्जांपल है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। इसकी यह हार्ड होता है, मेटालिक लस्टर होता है, इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि ये मेटल ही है, ठीक है। इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, जैसे क्या है एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब प्योर है, ठीक है। यही है मेटालिक सॉलिड, ठीक है। और मॉडरेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मॉडरेट होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका मॉडरेट होता है, ठीक है। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइव चैट में आंसर दीजिए, ठीक है, कि हाँ इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिएगा स्पेस लैटिस एंड यूनिसेल। आखिर क्या है स्पेस लैटिस, क्या है चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है स्पेस लैटिस, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स। 1 मिनट। क्या है द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज नोन एज स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस लैटिस तो पता चल गया जो कि 3 डायमेंशन में है, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप लोग देखिएगा। और क्या द स्मॉलेस्ट यूनिट टू विच स्पेस लैटिस इज बिल्ट इज नोन एज यूनिसेल। यानी कि यूनिसेल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस कलर से जो है ना एक आपको एक क्यूब मिलेगा, ठीक है। वही इस पूरा क्रिस्टल है, ठीक है, उसका एक जो सेल है, एक क्यूब है, वह यूनिसेल है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप कितने टाइप का होता है। तो 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक। दूसरा क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक और चौथा इंड सेंटर्ड क्यूब। अब ये चारों टाइप जो है आखिर ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहले आया क्या है सिंपल क्यूबिक। आखिर सिंपल क्यूबिक है क्या देखिएगा। इफ
constituent particles are sorry if constituent particles are only present at the 8 corner, क्या है 8 कॉर्नर, ठीक है 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज नोन एज सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिसेल। देखिए यहाँ डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ इंड पे ही क्या है एटम है, ठीक है तो ये है ठीक है, इसी को कहता है सिंपल क्यूबिक। अगर आप इसका जेड निकालिएगा यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक का नंबर क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड, जेड से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हुआ, और यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कॉर्नर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1/8, क्योंकि कॉर्नर जो होता है ना वो अगर बीच में क्यूब के पूरा क्रिस्टल के बीच में देखिएगा एक क्यूब का, वहाँ कॉर्नर जो है ना 8 साइड में रहता है एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एक में देखिएगा तो ये 3 में है, 3 साइड में है, तो उसी से 8 साइड में रहता है, जबकि फेस एक जिसमें है एक उसके सामने वाला में यानी कि 2, और सेंटर में वो किसी में नहीं, ठीक है। उसी के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल क्यूबिक भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते क्या, आगे है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या है देखिएगा, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर ही सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, बस ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। यानी कि क्यूब के सेंटर पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम से आप लोग को पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर निकालिएगा तो क्या होगा, कॉर्नर पे कितना है 8 एटम है, तो 8 एटम है ना, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 8 × 1/8 + 1, ठीक है 1 + 1 = 2, यानी कि BCC का अगर जेड का वैल्यू देखिएगा तो वो कितना होता है 2 होता है, ठीक है। उसके आगे चले देखते हैं हम लोग क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक आखिर क्या है देखिएगा, इसमें क्या करता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, ठीक है 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट ना हो, बस ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द 6 फेस, क्या 6 फेस पे भी प्रेजेंट हो ऑफ ए क्यूब, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि सिर्फ क्यूब के 8 कॉर्नर पे ही एटम ना हो और उसके प्रत्येक फेस पे भी हो इसमें, ठीक है। उसे कहते हैं फेस सेंटर, यानी कि फेस, यानी कि कॉर्नर पे तो होगा ही और उसके अलावा यहाँ फेस दिया हुआ है, यानी कि टोटल फेस पे रहेगा, ठीक है। और इसका अगर जेड का वैल्यू देखिएगा तो क्या होगा, तो कॉर्नर पे 8 है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, एट × 1/8 होगा, ठीक है 8 × 1/8 होगा, ठीक, इंटू 6 साइड में जो रहता है वो 6 × हाफ, साइड के लिए आपको पहले ही बता दिया गया कि 1/2 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे BC फेस सेंटर क्यूबिक का अगर देखिएगा ना, जेड का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ये आप याद रखिएगा, आ सकता है आपका बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं फेस का, यानी कि लगभग हाफ एक क्यूब में जो है ना उसका हाफ पार्ट एक क्यूब में जा रहा है, ठीक है। जबकि कॉर्नर का देखिए 1/8 पार्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंड सेंटर्ड क्यूबिक है क्या, तो देखिए इंड सेंटर्ड क्यूबिक में भी कुछ खास नहीं है, डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा होगी कि 8 कॉर्नर पे और किसी एक साइड में है, ठीक है साइड में, यानी कि दोनों इंड पे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, ठीक है 8 कॉर्नर पर ही ना हो, बस ऑल्सो प्रेजेंट अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, किसी भी साइड में अपोजिट फेस पे प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी कि एक साइड जिधर भी होगा उसके अपोजिट में भी एक प्रेजेंट होगा, ठीक है।
और इसका अगर जेड का वैल्यू निकालिएगा तो आपको 2 आएगा, ठीक है। इसका जेड का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। डेंसिटी आखिर क्या है, कैसे निकालेंगे किसी एक यूनिट सेल का, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी का वॉल्यूम, हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको एक सेल का निकालना है, यूनिट सेल का, ठीक है। यूनिट सेल का निकालना है तो क्या करना है, उसका मास इस यूनिट सेल का और वॉल्यूम, ठीक है। ये देखिएगा तो, और मास हमको पता नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, साइड अगर ए का रहेगा तो ए क्यूब हो गया साइड, ठीक है। ए क्यूब हो गया साइड। तो अब हमको मास निकालना है। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेडी यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई कर देंगे अगर उसका मोलर मास से, ठीक है, मोलर मास से, और डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोज नंबर से, तो क्या होगा, मास निकल जाएगा, ठीक है। मास देखिए, मास का फॉर्मूला ये होगा, यहाँ मास निकल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो डेंसिटी पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जेड एम, देखिएगा जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो वही है जेड इंटू एम, यानी कि पूरा अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इससे लगभग बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्या 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सॉलिड का जो है ना 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसको देखते हम लोग, क्या है, पहला है क्यूबिक, पहला क्या है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑक्टाहेड्रल, फिर है हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। आपको यहाँ पे 2 गो नहीं है, ठीक है। यहाँ मेन इसका 5 ही है। आपको यहाँ मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, जो यहाँ देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक आपको इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। आपके लिए जो अभी इम्पोर्टेंट, ऐसे आप क्लास में पढ़े ही होंगे, और अभी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए क्या, क्यूबिक जो है ना वह किस में हो सकता है, एक होगा प्रिमिटिव यूनिट में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट में, और फेस सेंटर्ड यूनिट में, यानी तीनों में आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, क्यूबिक का देखिएगा तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, यानी कि टोटल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक। अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों जो है ना वो 90 डिग्री होगा, और एग्जांपल भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्यूबिक जो है ना उसका टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल साइड इक्वल होगा और टोटल एंगल इक्वल होगा, ठीक है। या पाया किस में जाता है, तो सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट में, और फेस सेंटर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्राइगोनल जो है, अब उसमें देखिएगा आप क्या मिलता है, ठीक है। वह सिंपल यूनिट में मिलेगा और बॉडी सेंटर में मिलेगा। इसमें क्या होता है, तो 2 साइड देखिएगा, यहाँ कोई 2 साइड इक्वल होगा, एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। तो वही है ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, 2 साइड सेम होगा, ठीक है। 2 साइड सेम होगा, जबकि एक साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक साइड बड़ा या छोटा हो जाए। और इसका जो है प्रत्येक एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 90 डिग्री है टोटल। और इसका एग्जांपल देख ही रहे हैं, वाइट सीन है, SnO2 है, ठीक है। ये सब इसे आपको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक जो है आपका चारों तरह का, यानी कि BCC में, FCC में, ECC में और CU चारों में आपका ऑर्थोरोम्बिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या होता है, टोटल साइड इक्वल होगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक का भी टोटल साइड क्या होता है, अनइक्वल होता है,
ठीक। और अगर एंगल देखा जाए टोटल एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, यह सिर्फ सिंपल क्यूबिक में ही होता है, सिंपल क्यूबिक एससी में ही आपको मिलेगा, जिसका ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और जहाँ पे इसका अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जबकि गामा जो है वह 120 डिग्री होगा, ठीक है। यह ग्रेफाइट में होता है, ZnO में होता है, ठीक है। और रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल उसी को कहते हैं, ठीक है। रोम्बोहाइड्रल और यह ट्राइगोनल वह भी सिर्फ प्राइमेटिव यूनिट्स में होता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक में होता है, जिसका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टोटल साइड इक्वल होता है, टोटल साइड इक्वल होता है। और अल्फ़ा बीटा गामा भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा भी 90 डिग्री होता है। आप इसको जो है ना, आप अगर यहाँ पे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक को देखा जाए, ठीक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक को अगर देखिएगा तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसमें भी डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि इसमें भी टोटल साइज जो है ना अनइक्वल होता है। देखिए मोनोक्लिनिक का अगर बात करते हैं तो पहले हम बता देखिएगा अभी, वन मिनट, एक मिनट रुकिएगा। मोनोक्लिनिक का अगर देखिएगा ना, ठीक है, अगर आप मोनोक्लिनिक का देखिएगा तो उसमें यहाँ देखिए क्या है, अल्फ़ा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री और गामा भी 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें है। लेकिन क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये आप। और एक है आपका ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ट्राइक्लिनिक भी अभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इसको आप हम याद करने का आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर का पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होता है, उसका एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल में याद रखने में, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ जो ट्रिक है जो है ना, वो दोनों यहाँ का इसको याद रखिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एक्सियल डिस्टेंस देखिएगा तो एक नंबर का टोटल इक्वल होगा, बी का लास्ट से कैंसिल होते जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल इक्वल है तो b इज नॉट इक्वल टू सी सिर्फ, यहाँ तीनों अलग है, ठीक है। और उसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो आपका नीचे का आ जाएगा, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब क्या एक्सियल एंगल देखिए क्या, तो शुरू से 3 गो जो है आपका टोटल लगभग आपका 90 डिग्री होता है, सिर्फ हेक्सागोनल में आपको एक याद रखना होगा, बाकी सब में 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। और अगर पीडीएफ भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। लिंक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं क्या है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्लोज पैकिंग अरेंज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किस किस टाइप से पैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या द पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। द पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज सच दैट द स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग द पैकिंग अरेंजमेंट शुड बी मिनिमम। जब भी पैकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे कि उसके बीच में कम से कम पैकिंग जो है ना बचना चाहिए, उसके बीच में कम से कम स्पेस बचना चाहिए। जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा मान लीजिए ये मेरे पास 4 गो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इसको देखिए पैकिंग करना है
तो हम अगर इस तरह करते हैं, आप लोग को 1 मिनट दिख रहा होगा, देखिए ये 4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसको चारों को इस तरह का पैकिंग कीजिएगा। देखिए इस स्पेस जो है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही अगर किसी को एक को अलग कर दीजिएगा, ठीक, अलग तरीके से पैकिंग कर दीजिएगा, देखिए कितना जगह बच रहा है, बीच में जगह बहुत बच रहा है। अगर ऐसे भी कीजिएगा जगह देखिए बच रहा है, ठीक है। वही यहाँ बताया गया है, ठीक है। जैसे भी हम लोग पैकिंग करेंगे, ठीक है, पैकिंग किसी भी तरीका तो वैसा पैकिंग करेंगे, शुड भी पैकिंग अरेंजमेंट टू शुड भी मिनिमम, यानी कि कम से कम जगह बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, और यानी कि इसका जो है ना उस यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा, तो जितना आप क्लोज करके पैकिंग कीजिएगा और डेंसिटी उतना ही उस अरेंजमेंट का उस जो है पूरा पार्ट का बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखिए पैकिंग हम लोग सबसे पहले 1 डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में करते हैं, ठीक है। जैसे 3 एक्सिस होता है तो किसी एक एक्सिस में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्या है 1 एक्सिस इन दिस पैकिंग अरेंजमेंट ईच एटम इज सराउंडेड बाय 2 नेबरिंग एटम। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, इतना सारा हम लोग के पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सबको हम इस तरह पैकिंग किए हैं, ठीक है। एक एक्सिस में पैकिंग किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लीजिएगा आप सेंटर, ठीक है। मान लीजिए हम इसको लेते हैं सेंटर मेन, हम इसी के आधार पर देखेंगे, ठीक है। क्या कहता है, इन दिस पैकिंग अरेंजमेंट ईच एटम इज सराउंडेड बाय 2, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, 2 है, ठीक है, 2 नेबरिंग एटम। यानी कि कोई भी एक जो है ना, लगभग कोई भी अगर देखिएगा तो सिर्फ इंड को छोड़कर किसी भी अगर मॉलिक्यूल्स को देखिएगा तो वो दोनों साइड से 2 मॉलिक्यूल्स से सटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 2 नेबरिंग एटम, यानी कि ये जो एटम है, ठीक है, वह 2 A1 और 2 नेबरिंग एटम से सटा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसी करते, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, ठीक है, तो वो किसने एटम से सटा हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फिर मिलेगा पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस बार हम लोग 2 डायमेंशन पैकिंग देखेंगे। उसमें 2 तरह का पैकिंग होता है, पहला स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप लोग को स्ट्रक्चर देख के ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, देखिए एक एटम को अगर देखा जाए, ठीक है, कोई एक सेंटर एटम लिया है, ठीक है, वो देखिएगा तो वो 4 एटम से सटा हुआ है, ठीक है। और वो चारों एटम को अगर देखिएगा तो वो चारों एटम इस तरह करके स्क्वायर बना रहा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है, वही है। और 4 एटम के साथ सटा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिएगा। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नेबरिंग एटम, ठीक है, 4 नेबरिंग एटम, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल को अगर देखिएगा, इसमें हेक्सा यानी कि 6, ठीक है। तो इसमें इस तरह से पैकिंग किया गया है जहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल्स का जो है ना वो 6 सराउंडिंग मॉलिक्यूल से सटा हुआ है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। और अगर 6 मॉलिक्यूल से सटा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसका भी लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग एटम, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है क्या, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम लोग 3 डायमेंशन यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस में करते हैं, ठीक है, पैकिंग। तो आप यहाँ कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे उसे ये देखिए एक एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है, और पीछे अभी है जेड एक्सेस। यहाँ देखिए तीनों एक्सेस में पैकिंग किया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बन क्या रहा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और इसमें जो है सराउंडिंग एटम इसका 12 होगा, 3D इमेज है इसलिए, ठीक है। देखिएगा लिखा हुआ क्या, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ईच एटम इज सराउंडेड बाय 12 नेबरिंग एटम। क्या है, 12 नेबरिंग एटम, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगले स्लाइड पे जाते हैं। क्या, वॉइस किसको कहते हैं, ठीक है, वॉइस यानी कि स्पेस। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आप जब अरेंजमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आप पैक कीजिएगा तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा हुआ रहेगा, अगर आप किसी भी तरह से कीजिएगा, ठीक है। वही है वॉइस किसको कहते हैं, उसी का वॉइस कहते हैं, वो जो स्पेस बचा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए क्या, द वैकेंट स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग द पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड वॉइस और इंटरस्टिशियल साइज, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। वॉइस जो होता है ना रिक्तिका, वो भी 2 टाइप का होता है, वो भी 2 तरह का होता है। पहला टेट्राहेड्रल वॉइस, आप लोग को स्ट्रक्चर से जो है ना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइस यानी कि टेट्राहेड्रल, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल, तो क्या 4 मॉलिक्यूल्स से मिलके आपको बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है 3 वो रेड कलर में है, ठीक है, एक उसके बीच में ऊपर से ये ब्लैक कलर में सर्कल है, वो भी एक मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। और उसके बीच में रखिए जो बच रहा है स्पेस, वहाँ टी लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ से अगर स्ट्रक्चर इस सब स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा अभी तुरंत, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, टी, उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल यानी कि 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ वॉइस, ठीक है। देखिए क्या द वॉइस विच आर साउंडेड बाय 4 एटम, 4 एटम से अगर साउंडेड होगा तो उसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर 6 एटम से अगर साउंडेड होगा तब उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइस बोलेंगे, ठीक है। ऑक्टा आप लोग ऐसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 11 में, ऑक्टा मतलब 8, लेकिन यहाँ जो है ना वॉइस में ऑक्टा मतलब 6 होता है, ठीक है। ऑक्टा मतलब 6 होता है, ठीक है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, द वॉइस विच आर साउंडेड बाय 6 एटम इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइस। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपको अच्छा पता चल रहा होगा, और हम अभी आपको प्रयास करते हैं अच्छा दिखाने का, ठीक है। देखिएगा अभी ये है, देखिए यहाँ पे आपको जहाँ जैसे ये वॉइस है, ठीक है, यहाँ देखिए ओ लिखा हुआ है यानी कि ऑक्टाहेड्रल, जहाँ भी वहाँ देखिए 3 सामने है 3 पीछे में है, ठीक है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। और जहाँ ऑक्टाहेड्रल बनेगा हो सकता है वहाँ भी टेट्राहेड्रल भी आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक। तो यही है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए क्या आगे, पैकिंग इफिशिएंसी आखिर है क्या, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए इसको। पैकिंग इफिशिएंसी क्या, द परसेंटेज अवेलेबल, ठीक है, द परसेंटेज अवेलेबल स्पेस विच आर ऑक्युपाइड बाय एटम इज नोन एज पैकिंग इफिशिएंसी, यानी कि किसी भी एटम से के द्वारा कितना
उस जैसे एटम जो है आपका यहाँ पे क्यूबाइड में रहेगा, सिंपल क्यूबिक में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा, यानी कि एफसीसी में हो, बीसीसी में हो, या ईसीसी में हो, या एससी में हो, ठीक है, किसी में हो, उसका वॉल्यूम जो है टोटल का, उसका वॉल्यूम का कितना परसेंट भाग वो कोई एटम अगर करता है, ठीक, एटम ऑक्युपाइड करता है, उसी पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी आपको निकालिएगा कैसे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिएगा। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले आपको एटम का निकालना होगा जो वॉल्यूम वो ऑक्युपाइड कर रहा है, उसके बाद आपको पूरा सेल का तो पूरा सेल का तो ए क्यूब होगा, और वॉल्यूम जो होगा एटम का वो भी जेड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 तरीका का होता है, एक एससी का होता है 52%, ये ऐसे प्रूव भी कर देंगे हम आपको, ठीक है। अगर आप लोग का अगर कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में चाहिए तो हम आपको प्रूव करके टोटल का ही बता देंगे, ठीक है। ऐसे और बीसीसी का होता है 68% और एफसीसी का 74%, ठीक है। एफसीसी का ये जो है इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इम्परफेक्शन, ठीक है। इम्परफेक्शन जो है आपका क्या, और इम्परफेक्शन ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। देखिए इम्परफेक्शन क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ जो 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नो सॉलिड है 100% परफेक्ट, यहाँ भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता है, जैसे हम लोग भी 100% सही नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर साइंस का भी देखिएगा, अगर वो हम लोग के लिए यूजफुल है तो कुछ ना कुछ उसका हार्मफुल भी है, ठीक है, उसी तरह। यानी कि कोई भी सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं है। इट इज हैविंग सम डिफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, यानी गलती है, ठीक है। विच अराइजेज ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जिस भी पार्टिकल से वो बना हुआ है, ठीक है, उसका कुछ न कुछ इरेगुलर पैटर्न या कुछ भी गड़बड़ी होने के कारण वो होता है, ठीक है। तो देखिए अब डिफेक्ट कितना टाइप का होता है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा, ठीक है। डिफेक्ट अगर देखिएगा तो 2 टाइप का होता है, ठीक है, मेन पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में देखिए किसी एक पॉइंट पे डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ आप इस ऊपर वाले पॉइंट डिफेक्ट के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जैसे बीच में एक स्पेस है, ठीक है, यानी कि वहाँ का मॉलिक्यूल्स गायब हो गया है, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट में देखिएगा तो यहाँ एक लाइन ही आधा आके इधर ख़त्म हो गया है, ठीक है, या तो जा रहा है लेवल में अचानक नीचे हो गया, ठीक है, वो है लाइन डिफेक्ट, ठीक है। और पॉइंट डिफेक्ट में अगर देखिएगा तो 3 टाइप का डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट का 3 टाइप है, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट और नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, उसमें रेशियो जो होता है कैटायन और एनायन का दोनों इक्वल कॉन्स्टेंस रहता है हमेशा, ठीक है। यानी कि जितना कैटायन होगा गायब होगा उतना ही एनायन गायब होगा, ठीक है। वही चीज़ है, कैटायन अपॉन एनायन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिखा हुआ भी वही चीज़ है, ठीक है। यानी कि दिस डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, उसी को स्टोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और इस डिफेक्ट में जो है ना, ये डिफेक्ट का भी 4 टाइप से, क्या 4 टाइप से। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो चलिए अब ये सब इसका किस टाइप का डिफेक्ट है हम लोग उसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस तरह नीचे डायग्राम से आपको अच्छी तरह से हम नहीं भी बता रहे होंगे तो आपको डायग्राम देख के क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यही ये सुपर क्लास का एक
इसलिए ही बनाया गया है, ठीक है, इस क्लास को आप लोग के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है यह सबसे पहले आपको किस में पाया जाएगा, आयोनिक सॉलिड में, ठीक है, आयोनिक सॉलिड में पाया जाएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ भी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है जितना भी नंबर जो भी नंबर में कैटायन मिस करेगा उतना ही नंबर में एनायन भी मिस करेगा, ठीक है। ये हो गया डेंस। देखिए जैसे यहाँ ब्लू वाले को क्लोरीन है और रेड वाला सोडियम है, ठीक है। यहाँ देखिए 20 से लगता है यहाँ क्लोरीन गायब हो गया है, कुछ एक तो एक यहाँ से दूसरे वाला भी गायब हो गया है, ठीक है, यही है। और इस गायब होने का कारण क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ से अगर गायब होगा तो उसका भी कुछ मास होगा, मास अगर मास डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम उतना ही है तो इसका डेंसिटी भी कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, NaCl, KCl, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे क्या है देखिएगा, फ्रैंकल्स डिफेक्ट। आखिर है क्या फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वह फाउंड इन आयोनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। 1 मिनट, फाउंड इन आयोनिक सॉलिड, ठीक है, आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो कैटायन जितना डिस्प्लेस करेगा, कैटायन डिस्प्लेस फ्रॉम इस पोजीशन एंड कम्स टू इंटरस्टेशियल साइट, यानी कि इसमें कैटायन डिस्प्लेस नहीं करता है। जैसे कोई है, ठीक है, पैकिंग जो होगा उसके बीच में जो खाली जगह बचता है वहाँ कहीं से कैटायन हट के वह इंटरस्टेशियल साइट में आ जाता है, ठीक है, वही है। इसके कारण डेंसिटी में कोई रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि इसमें ना तो एक्स्ट्रा आयस आया या ना तो इसमें कोई आयस गायब हुआ, ठीक है, सिर्फ अपना जगह बदल दिया, जो उसका मेन पोजीशन था वहाँ से हट के वो इंटरस्टेशियल साइट में जाकर बैठ गया, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, यही है, ठीक है। एग्जांपल इसका AgCl, AgBr यही सब है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का एक फिगर देख के पता चल रहा है, वैकेंसी यानी कि खाली हो गया वहाँ, खाली हो गया तो वहाँ कोई नहीं है, ठीक है, वैकेंट हो गया, ठीक है। यहाँ जैसे जगह आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या फाउंड इन नॉन आयोनिक सॉलिड, यानी कि ये जो है नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। नॉन आयोनिक सॉलिड सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग, इसका जो कोई पार्टिकल जो होता है ना वो मिस करता है, ठीक है, मिस हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग करेगा, यानी कि कुछ गायब होगा तो डेंसिटी जरूरी है डिक्रीज करेगा, ठीक है, वही है, डेंसिटी बिकम डिक्रीज। और इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक का एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज होगा, शुगर होगा, यूरिया होगा, यही सब होगा। तो इसके आगे आपको मिलेगा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, यह भी आपका जो है ना नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नॉन आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए, ये लिखा हुआ, आप इसको ये कर दीजिएगा लिखा हुआ जिससे हमको लग रहा है, ठीक है। तो देखिए सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फाउंड इन इंटरस्टेशियल साइट, जैसे देखिए यहाँ पे सब अपने अपने जगह पे है, ठीक है। उसके देखिए इंटरस्टेशियल साइट में कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आके आ गया, ठीक है, यही होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, अगर कोई दूसरा आएगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो और इसका जो एग्जांपल होगा वह नॉन आयोनिक सॉलिड है तो कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज जो भी नॉन आयोनिक सॉलिड है उसमें होगा, जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है दूसरा टाइप, क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले सुनिए, ठीक है। इसमें जो है कोई भी स्ट्रक्चर भी पे भी ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। जैसे टोटल एक NaCl का कुछ है, ठीक है, पूरा एक बॉडी है, ठीक है। अब इसमें जो डिफेक्ट कैसे होगा, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाएगा, जैसे SrCl2 आ गया तो SR पे +2 आएगा होगा, ठीक है। वह क्या करेगा, दो Na+ को अपने जगह से हटा देगा, ठीक है, उसको हटा देगा और एक जगह पे वो खुद आकर बैठ जाएगा, एक जगह पे वो आ जाएगा और एक जगह जो है खाली रह जाएगा, ठीक है। दो को हटाया, एक जगह पे आके बैठ गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी भी यानी कि उसका मेंटेन हो गया, पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल हो गया, क्योंकि 2 पॉजिटिव आयन्स को हटाया था तो उस पर अकेले +2 चार्ज है तो वो बैलेंस कर दिया, ठीक है, और एक खाली का खाली रह गया, ठीक है, यही है। और इसमें अगर देखिएगा डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इसमें भी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन दो सॉलिड विच हैव सम इम्प्यूरिटीज इन इट, ठीक है, किसी भी सॉलिड में हो सकता है जिसमें इम्प्यूरिटीज हो। तो देखिए आगे, फॉर एग्जांपल व्हेन सम अमाउंट ऑफ SrCl2 और CdCl2 इन मोल्टन NaCl, ठीक है, मोल्टन NaCl सॉल्यूशन में अगर SrCl2 और CdCl2 को अगर डाल दे, ठीक है, तो क्या होगा, देन सम प्लेस ऑफ Na आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस के कुछ प्लेस को वह ऑक्यूपाइड कर लेगा, सोडियम आयन का कुछ प्लेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा किससे, SR के आयन से, ठीक है। और इस SR आयन डिस्प्लेस 2 सोडियम आयन, यानी कि SR पे +2 चार्ज है तो वो 2 सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, फ्रॉम इस पोजीशन, वो अपने जगह से, और 1 ऑफ द वैकेंट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय SR+2 आयन, ठीक है, जिसमें एक जगह तो वो खुद ग्रहण कर लेगा और एक वैकेंट बचा हुआ रहेगा, ठीक है। यही इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये भी कोई खास नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे जो ऐसे क्लास में आप पढ़े ही होंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपको 3D इमेज के साथ अभी, और माइंड में भी सेट हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन का जो है ना रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, वही चीज़ है, कैटायन और एनायन का रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं है, उसको सिंबल देखिए यहाँ किससे दिखाया गया, ये आप लोग को माइंड सेट करने के लिए इसका किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डू नॉट रिमेन कांस्टेंट इज आर नोन एज नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, बस यही है। तो चलिए इसमें भी आगे बढ़ते हैं, इसका भी कुछ टाइप होता है, ठीक है। तो इसका पहला टाइप है क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन जो है ना वो एनायन से ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। या किन किन कारणों से ऐसा होता है, उसका 2 कारण है, एक है एनायनिक वैकेंसीज के कारण, ठीक है, क्या है, एक एनायनिक वैकेंसीज के कारण, ठीक है, एक है आपका एनायनिक वैकेंसीज के कारण, जिसमें है यह किस कारण से होता है, एराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ मोर देन 1 एनायन, यानी कि एक या एक से अधिक, अगर एक या एक से अधिक एनायन अगर मिसिंग कर जाएगा, यानी कि अपने जगह से कहीं गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को मेटल एक्सेस, तो इसमें क्या होगा, कैटायन अगर क्या मिसिंग एनायन जो है ना गायब होगा, क्या होगा, कैटायन का संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, और यहाँ पे आयोनिक यानी कि एनायन के वैकेंसी के कारण ये हो रहा है, ठीक है, यही है। इसके कारण क्या होगा, डेंसिटी बिकम डिक्रीज, और यहाँ आप लोग देख होंगे एफ सेंटर क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ गायब हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, हो गया, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है, ठीक है,
यानी कि ये न्यूट्रल था, इसको न्यूट्रल ही करना है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस स्थान पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहाँ, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे कहेंगे एब्सेंट, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे एब्सेंट। और दूसरा कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट और वॉइस में कोई और दूसरा कैटायन आके ऑक्युपाई कर ले तब, ठीक है। इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो comes to the interstitial site to maintain electrical neutrality of the solid, यानी कि जब कोई भी चीज़ यहाँ अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यानी कि कैटायन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी वॉइस में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इन दिस वे नंबर ऑफ मेटल पॉजिटिव आयंस और कैटायन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। इसके कारण मेटल पॉजिटिव आयन जो है ना वो एनायन से ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण क्या होता है, अगर ज़्यादा होगा इसमें डेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और चलिए देखते हैं अब दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या है, क्या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा, वहाँ था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि एक्सेस हो रहा था पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैटायन वहाँ एक्सेस हो रहा था, यहाँ कैटायन का कमी हो रहा है, ठीक है, यानी कि जस्ट उल्टा है सब चीज़, ठीक है। नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है। तो अब इसका भी दो कारण है, वहाँ जिस तरह देखे थे, पहला कारण है क्या, तो ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी के कारण, ठीक है। तो इसमें देखिए, यानी कि इसमें क्या होता है, कैटायन जो है ना एक कहीं से गायब हो जाता है, ठीक है, कैटायन पूरा गायब हो जाएगा और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वह एक्वायर कर लेगा, वह उस पर +2 आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से गायब हुआ, कोई दूसरा जो है कैटायन वहाँ +2 आ जाएगा, ठीक है, वहाँ क्या आएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू मिसिंग ऑफ मोर देन वन कैटायन, यानी कि एक से ज़्यादा कैटायन को मिस करने से ऐसा डिफेक्ट होता है। और इस डिफेक्ट में अगर कोई भी चीज़ मिस होगा तो ऑब्वियसली है कि उसका डेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा और डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा एनायन अगर उसमें आ जाए उसका इंटरस्टिशियल साइट पे, उसके कारण से होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या, दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट, अदर कैटायन एक्वायर्स एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड, इन दिस वे नंबर ऑफ एनायन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एनायन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैटायन के तुलना में, ठीक है। इसके कारण डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगा और ऐसा जो है, ऐसा डिफेक्ट ये वाला जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि मेटल डिफिशियंसी डिजीज का, इसका उससे जो होता है मेटल डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिफेक्ट सॉरी, वह बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है, रेयर केस में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए अब क्या है, कंडक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में कंडक्शन, कंडक्शन जो होता है इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण इसको
दिया गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टाइप ऑफ सॉलिड को 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा है सेमी कंडक्टर। तो देखते हैं क्या है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, देखिए, दिस सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है, दिस सॉलिड सब्सटेंसेस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। यानी कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसको कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर का कितना होता है, 10⁴ ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि इसका, ठीक है, 10 ओम पे पावर -1 और एम पे पावर -1, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी रेंज क्या हुआ, 10⁴ टू 10⁷ पर ओम मीटर, ठीक है। और एग्जांपल मेटल, इसमें तो सारा आपका मेटल ही आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, देखिएगा, दिस सॉलिड सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, थ्रू इट इज नॉन एज इंसुलेटर। वैसा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम मीटर, ठीक है, इतना पर ओम मीटर, ठीक है। ऐसे आप इसका वैल्यू जो है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको यह सब पूछ सकता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो जानते ही हैं, प्लास्टिक, रबर, वुड, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ सेमी कंडक्टर, आखिर सेमी कंडक्टर है क्या, ठीक है। तो जो कभी कभी सेमी कंडक्टर यानी कि कंडक्टर का भी काम करे और इंसुलेटर का भी काम करे, देखिए क्या है, ठीक है। दिस सॉलिड सब्सटेंस दैट एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है, एज 0 केल्विन टेम्परेचर। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है ना, वो इंसुलेटर का काम करे, ठीक है, इंसुलेटर का काम करेगा। बट एक्ट एज कंडक्टर, कंडक्टर का काम करेगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तब वो कंडक्टर का काम करने लगेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं सेमी कंडक्टर, सॉरी यहाँ इंसुलेटर है, टाइपिंग मिस्टेक, इसी कहेंगे सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी रेंज कितना होगा, तो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ पर ओम मीटर, ठीक है। और इसी कहते हैं ओम पे पावर -1 और एम पे पावर -1, ठीक है। एग्जांपल इसका 2 ही है, ठीक, अभी तक 2 ही सेमी कंडक्टर है, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या है, इट इज़ बीइंग डोप्ड, ठीक है, यानी कि इसको डोप्ड किया जाता है, यानी कि किसी और पदार्थ के साथ मिलाया जाता है सेमी कंडक्टर को, विथ अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच एंड डिफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को इन दोनों से अधिक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एलिमेंट के साथ मिक्स किया जाता है इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं इसके बेसिस पे जो है ना, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर कम के साथ किया जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी के साथ अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच के साथ मिलाया जाए तो कौन सा सेमी कंडक्टर बनेगा, ठीक है। देखिए सेमी कंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर आप उसको ग्रुप 15 में आता है जो, ठीक है, ग्रुप 15 क्या है,
उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 शेल इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जिस अगर ग्रुप 14 के यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ मिक्स कीजिएगा, ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ मिक्स कीजिएगा तो पी टाइप एलिमेंट बनेगा। इसका भी ट्रिक है, ठीक है। 14 अगर 14 में 1 ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो एन टाइप बन जाएगा। अगर 14 में 1 माइनस कीजिएगा 13 तो पी टाइप बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिंपल याद रखना चाहते हैं, देखिए पहले एन देन पी, पहले एन आएगा एपीएचडी में और फिर पी। अगर एन आता है, ठीक, तो पहले एन आता है तो जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी हम लोग में भी देखिएगा जो बड़ा है वो हम लोग से पहले जन्म लेता है, ठीक है। उस एन जो है पहले पी से पहले आता है, इसलिए वो बड़ा है, यानी कि ग्रुप 15 है, ठीक है। और पी छोटा है तो ग्रुप 13, ठीक। अब इसका भी कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में 5 है। अगर दोनों का मिक्सिंग कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों का 4 एलिमेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और एक एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का 4 इलेक्ट्रॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचेगा वह फ्री रहेगा, जो कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। और पी टाइप में क्या होगा, ग्रुप 14 में 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है और ग्रुप 13 में 3 रहता है, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों को अगर मिक्स कीजिएगा तो 3 को कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो एक सिंगल रहेगा वो भी बनाने के लिए का प्रयास करेगा, वो जो है ना किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा और उसका एक प्रक्रिया चलने लगता है, ठीक है। इसको हम होगा तो अच्छे से बाद में किसी एक लेक्चर में अच्छे से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और यानी कि सेमीकंडक्टर आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, आफ्टर डोपिंग, ठीक है, आफ्टर डोपिंग टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए फॉर्म बनता कैसे, 1 पॉजिटिव होल, ठीक है। जैसे कोई भी है, अगर चौथा जो यहाँ है, ठीक है, वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया तो यहाँ खाली हो गया, ये फिर ऊपर वाले से ले लिया, यहाँ है तो ये इससे ले लिया, इस तरह करके इसका सीरियली वाइज चलते रहता है। यानी कि एक जगह पॉजिटिव होल बनते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ ब्लैंक रह गया, इसे कहेंगे पॉजिटिव होल, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और हमको लगता है ये शायद लास्ट टॉपिक होगा सॉलिड स्टेट का, और है भी, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो 5 तरह का होता है, ठीक है, 5 टाइप का होता है किसी भी एलिमेंट में, ए सॉलिड में, ठीक है। पहला सॉलिड को 5 टाइप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटा गया, ठीक है। पहला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है क्या, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है क्या, देखिए, जो कि वीकली अट्रैक्ट करता हो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और उसमें जो है ना लास्ट में जो बचेगा वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया कॉपर हो गया और बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। उसी तरह यानी कि पैरामैग्नेटिक जो है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और डायमैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेयर इलेक्ट्रॉन के। जहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया
वहाँ डायमैग्नेटिक, देखिए डायमैग्नेटिक क्या होता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन डायमैग्नेटिक वह रिपेल होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में भी इस ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। क्या है, वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसका एग्जांपल है जिंक, ठीक है। और तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक, यानी कि फेरो यानी फिरस, यानी कि फिरस किसका है, तो आयरन का लैटिन नेम है, यानी कि आयरन यानी कि लौ चुंबकीय इसको बोला जाए, ठीक है। तो यह जो होता है स्ट्रांगली अटैच टू इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड पे एकदम स्ट्रांगली अटैच करता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी मैग्नेट लिए होंगे और लोहा को अगर चिपकाएंगे तो वह तुरंत चिपक जाता है, ठीक है। वही इसका एग्जांपल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक। आखिर एंटी फेरोमैग्नेटिक है क्या, तो देखते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है क्या, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, 1 मिनट, क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दोनों हो, एक पैरेलल हो दूसरा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो और सेम हो जाए, हर जगह सेम हो, तब इसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि इसका देखिए एक ऐसे है तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इस रेगुलर पैटर्न में रहेगा, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, इस तरह के रेगुलर इसी तरह सेम फॉलो होगा, ठीक है। इसे कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और अंत में है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। क्या है, देखते हैं इसको भी। इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन बिकम डिफरेंट, यहाँ सेम है यहाँ डिफरेंट है, सिर्फ यही अंतर है, ठीक है, डिफरेंट, देन दीज आर नोन है फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। फेरीमैग्नेटिक इसका है एक एग्जांपल है मैग्नेटाइट। अब इसमें क्या दिखाता है वो के साथ, मान लीजिए ऐसा है, अगर एक ऊपर है दूसरा नीचे है, फिर नीचे है, सॉरी, फिर नीचे है, फिर देखिए ऊपर है, इस तरह इसका जैसे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, या जैसे मन जैसे हो सकता। फिर आगे में एक ऐसे है, मान लीजिए एक ऐसे है, ठीक है। इसी तरह का कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड है होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा से यूज़फुल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिसको पता नहीं होगा, ताकि वो भी आपके तरह इस चैप्टर को इजी वे में समझ पाए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।